ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके सामने एक बड़ी प्यारी सी लेक्चर लेकर आपके सामने आ गया हूं दोस्तों। एंड दिस इज लेक्चर नंबर 4, द लेक्चर विच आई एम टू स्टार्ट टुडे। बेटे उसका नाम है लेक्चर नंबर 4। और आज हम कर रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड सो मेनी कंसेप्ट्स इन रिगार्ड टू F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एंड वी आर डूइंग चैप्टर 13, दैट इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट, that how we can measure the performance of an entity. And I have given you some huge real life examples. मैंने आपको बड़े सारे real life examples आपको दिए, हिंदुस्तान लेवर की बातें बताई, आपकी अपनी बातें बताई, ACC की बातें बताई। और आज हम कुछ और एक कदम आगे लेकर जाने वाले हैं। आप रजिस्टर को ओपन कर लें। आज का लेक्चर बड़ा ही प्रीशियस है, लेक्चर नंबर 4। In the last lecture number 3, I discussed about the performance measures, the financial performance measures. मतलब आप एक बच्चे की अगर परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हो तो आप खाली ध्यान किस में दे रहे हो, उसने मार्क्स कितने लिए, फर्स्ट टर्मिनल में कितने लिए, सेकंड में कितने लिए, फाइनल में कितने लिए। यू आर ओनली पुटिंग एम्फोसिस ऑन द मार्क्स, बट द पॉइंट इज माय डियर फ्रेंड्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में हमने लास्ट लेक्चर नंबर 3 में एक अभी छोटी सी बात रह गई है, वो उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो आइए जी, परफॉर्मेंस मेजरमेंट ACCA F2 की कहानी दोबारा से हम शुरू करें। आइए, 2-3 लेक्चर है बेटे, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप ये सोच लीजिए कि जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ नहीं, F2 कंप्लीट हुआ नहीं, बिकॉज बाकी के 3-4 चैप्टर तो छोटे छोटे से हैं। So let's start with the journey. Let's start. मैंने कहा in the last lecture I discussed about financial performance measures. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में 5 घड़े बनाकर दिखाए थे कि अगर आप किसी एंटिटी की परफॉर्मेंस को चेक करना चाहते हैं तो आप उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करें, आप उसकी एक्टिविटी को चेक करें, आप उसकी लिक्विडिटी को चेक करें, आप उसका रिस्क को चेक करें। और एक घड़ा और बनाया था जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज इन रिगार्ड टू डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। इट मींस अगर आप एक पर्टिकुलर डिवीजन या एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट सेंटर की परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं, बिकॉज इन बिग कंपनीज वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिविजन्स, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकेशंस। जैसे गूगल की बात करें तो गूगल इंडिया अलग है, गूगल पाकिस्तान अलग होगा, गूगल ऑस्ट्रेलिया, गूगल दिस। सो इफ दे वांट टू हैव इंडिया, विद इन इंडिया दे हैव अ डिफरेंट डिवीजन। साउथ इंडिया इज अ सेपरेट डिवीजन, सब अज्यूम कर रहा हूँ। Western India, Central India, North India. It means we want to judge that how that person, how that division North India is performing. Google India check करना चाहता। It means Google USA wants to check within Google India how this division is doing good. तो बेटे आज के इस लेक्चर में मैं आपको उस डिविजनल परफॉर्मेंस की बातें बताऊंगा कि अगर आप एक डिवीजन या आप एक डिपार्टमेंट को जज करना चाहते हैं, आप उसकी परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं, तो कैसे कौन से यार्डस्टिक्स हैं, विद हेल्प ऑफ दैट वी कैन फाइंड आउट दैट यस दिस डिवीजन इज डूइंग गुड और नॉट। तो आज का ये जो लेक्चर है, लेक्चर 3 से कंटिन्यूएशन में ही है, मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स की बातें करेंगे। आज भी हम फाइनेंस की बातें करेंगे, बिकॉज 5 घड़े हमने पूरे कंप्लीट करने हैं। तो आप रजिस्टर ओपन करेंगे और मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। बेटे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में हम 5 क्राइटेरियाज को देख रहे हैं। आज हम 5th क्राइटेरिया डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। इट मींस आई वांट टू चेक द मेजरमेंट ऑफ अ डिवीजन। अच्छा, आप लॉजिकली बताइए कि एक डिवीजन है, हम ये डिवीजन स्टार्ट करते हैं सपोजिंगली, तो उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी होगी। अच्छा, उसमें कुछ हम ऑफिस बनाएंगे, कुछ स्टाफ रखेंगे, उसका कुछ हेड रखेंगे, है ना, एक हेड ऑफिस होगा, एक ब्रांच होगी, ऐसा समझ लें। अब हम उस ब्रांच की परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं, तो उस ब्रांच का एक मैनेजर होगा, उस डिवीजन का एक मैनेजर होगा, उस ब्रांच के कुछ एम्प्लॉयज होंगे, बोलिए हाँ या ना। उस ब्रांच में कुछ एक्सपेंसेस हो रहे होंगे। अच्छा, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी होंगे जो हेड ऑफिस कर रहा होगा, लेकिन वो अपनी इस ब्रांच में एलोकेट कर रहा होगा, जैसे हमने ओवरहेड्स में सीखा था। We have learned that because there are some common expenses which are to be shared with these branches or with these divisions, and there are some costs which are specifically incurred for this branch, or which is specifically incurred by this branch manager, by this division manager. It means there are 2 types of costs, I can say, or 2 types of खर्चे। मैं खर्चों को अगर देखूं तो 2 तरह के खर्चे हो सकते हैं कि जो डिवीजन के लिए हुए और डिवीजन उसको कंट्रोल कर सकता था। कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो हेड ऑफिस में होंगे और जो आपके पल्ले पड़ जाएंगे। इट मींस यू कैन नॉट कंट्रोल दोज एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंसेस जो हेड ऑफिस में हुए हैं,
कोका कोला ने, जो गूगल ने यूएसए में इनकर किए हैं, आप एज ए नॉर्थ इंडिया डिवीजन यू कैन नॉट कंट्रोल दैट, बट बिकॉज गूगल इंडिया हैज डन फॉर गूगल, यू नो, सो दे आर एलोकेटिंग सम कॉस्ट ऑन यू, आपके पल्ले कुछ खर्चे आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा दैट इज नेम्ड एज अनकंट्रोलेबल एक्सपेंसेस। माय डियर फ्रेंड्स, आप मेरे साथ हैं या अभी भी फोन को स्क्रॉल ही करते जा रहे हैं? ध्यान से देखेंगे बेटे, ध्यान से। अब तो लास्ट 2-3-4 चैप्टर्स रह गए, काम ही खत्म होने वाला है F2 में। मैं भूपेश आनंद आपसे ये कहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गिव यू अ थॉट प्रोसेस कि भाई अगर आप किसी डिवीजन की इवेल्युएशन करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ अ डिवीजन, तो आप क्या करेंगे, उस डिवीजन के खर्चे देखेंगे कि भाई उस डिवीजन की वजह से या उस डिवीजन के लिए कितने एक्सपेंस हुए, कितनी इनकम आई उस डिवीजन में, और उसी डिवीजन के कितने प्रॉफिट हुए। इट मीन्स दैट can be controlled by that division manager or the branch manager। मैं कहूँगा कंट्रोलेबल एक्सपेंसेस कितने हैं, कंट्रोलेबल इनकम कितनी है, कंट्रोलेबल सेल्स कितनी है, और कंट्रोलेबल प्रॉफिट कितना है। जब मैं कह रहा हूँ सेल्स माइनस कंट्रोलेबल कॉस्ट करेंगे, तो बेटा बैलेंसिंग फिगर विल बी कंट्रोलेबल प्रॉफिट ओनली। इट मीन्स आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि इफ आई वांट टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ अ डिवीजन, I will not take into account those costs which are uncontrollable. I will not check those costs which are allocated, क्योंकि अगर ये ब्रांच नहीं भी होती तब भी वो खर्चे होते, वो खर्चे इस ब्रांच की वजह से नहीं हो रहे, वो तो हेड ऑफिस एक्सपेंस कर रहा है। तो इस थॉट प्रोसेस में चलना है। मैं आज आपको 4 टूल्स बताऊंगा। विद द हेल्प ऑफ 4 टूल्स वी कैन जज द परफॉर्मेंस ऑफ दैट डिवीजन और ऑफ दैट डिपार्टमेंट और ऑफ दैट ब्रांच। तो पहला टूल है टू सेट द स्पेसिफिक मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब हम नॉर्थ इंडिया, गूगल वाले क्या कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया डिवीजन के लिए एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मीट कर देते हैं कि भाई हमारे को इतना रेवेन्यू चाहिए आपको गूगल से, गूगल रेवेन्यू इतना होना चाहिए, यूट्यूब से इतना आना चाहिए, गूगल ड्राइव से इतना आना चाहिए, बाकी जो भी फैसिलिटी। इट मीन्स दे कैन सेट अप द स्पेसिफिक टारगेट्स फॉर दैट डिवीजन और फॉर दैट ब्रांच और फॉर दैट ब्रांच मैनेजर और फॉर दैट इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो टूल नंबर 1 है, हम आपके लिए स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव मेंशन कर देते हैं। दूसरा टूल, वी कैन सी कि क्या वो डिवीजन कुछ प्रॉफिट अर्न कर पा रही है। अब प्रॉफिट कैन बी ऑफ टोटल, आई विल से द प्रॉफिट इज नेम्ड एज कंट्रोलेबल प्रॉफिट। तो टूल नंबर 2 लिखेंगे, टू कैलकुलेट कंट्रोलेबल प्रॉफिट, मतलब वी विल डिडक्ट ओनली द कॉस्ट विच इज कंट्रोलेबल। तो टूल नंबर 2 लिखिए, टू कैलकुलेट कंट्रोलेबल प्रॉफिट। टूल नंबर 3, वी विल कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आज देखेंगे बेटे ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो वाली नहीं है जो आपने नॉर्मल कैलकुलेट की थी प्रॉफिटेबिलिटी क्राइटेरिया में, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। वहां पर था टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, बट यहाँ पर हम डिवीजन के लिए कर रहे हैं, तो डिवीजन के प्रॉफिट्स और डिवीजन की कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब डिवीजन की कंट्रोलेबल प्रॉफिट्स अपॉन डिवीजन की कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, उसको कहेंगे दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एंड टूल नंबर 4 इज रेजिडुअल इनकम। आज हम देखेंगे बेटा ये रेजिडुअल इनकम वो वाली नहीं है जो आप नॉर्मल सोचते हो। हम देखेंगे डिविजनल में, एक पर्टिकुलर डिवीजन में अगर आप इतना कंट्रोलेबल प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो उसमें से अगर हम इतनी अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट लेस कर दें, तो हाउ मच विल बी द रेजिडुअल इनकम देखेंगे बेटा। आइए जी, मैं भूपेश आनंद फिर रिपीट करता हूं, आपकी कमर बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ना है। ऊपर हेडिंग लिख दी मैंने, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। टूल नंबर 1, टू सेट स्पेसिफिक मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव्स, ये तो सिंपल है। टूल नंबर 2, टू कैलकुलेट कंट्रोलेबल प्रॉफिट, अभी देख लेंगे। अब जैसे ही आप कंट्रोलेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ऑन द सेम बेसिस वी कैन कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो मैं आपको उसी तरह से बता दूंगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करनी है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? एक सेकंड बेटा, ये पता नहीं किसकी फोन आ गई, मैंने ऑफ ही कर दिया बेटा। चलिए जी, एंड टूल नंबर 4 इज रेजिडुअल इनकम, मतलब रेजिडुअल इनकम भी कंट्रोलेबल प्रॉफिट से रिलेट करती है। तो आप पहले 4 टूल्स लिख लें। मैं फर्स्ट टूल तो वैसे बता ही चुका हूं, टू सेटअप द स्पेसिफिक गोल्स, उसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। मैं इस समय आपको टूल नंबर 2 बताने जा रहा हूं। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट टूल नंबर 2।
बेटे टूल नंबर 2 है टू कैलकुलेट कंट्रोलेबल प्रॉफिट। आपको पता होना चाहिए हाउ वी कैन कैलकुलेट कंट्रोलेबल प्रॉफिट। कंट्रोलेबल प्रॉफिट में हम लिखेंगे सेल्स। अच्छा, सेल्स जो होगी उस डिवीजन में वो तो कंट्रोलेबल ही होगी, तो सेल्स के साथ कुछ कंट्रोलेबल लिखने की जरूरत है नहीं। मतलब उस डिवीजन ने, अज्यूम करते हैं हिंदुस्तान लिवर इंडिया ने कुछ इंटरनल सेल भी की और कुछ एक्सटर्नल भी की। ये जो भी सेल की उस डिवीजन ने, आप छोड़िए ना, ऑल सेल वेदर इंटरनली और वेदर एक्सटर्नली इज नेम्ड एज सेल्स फॉर दैट डिवीजन। तो मैंने सबसे पहले वहां पर लिखा सेल्स फॉर दैट डिवीजन। आई हैव रिटन सेल्स फॉर दैट डिवीजन। आप इंटरनल एक्सटर्नल लिखना चाहें लिखें, ना लिखना चाहें ना लिखें। एक बच्चा कह रहा है जी कैप्लॉन में है, ये बीबीबी में है, बिल्कुल है बेटे, लेकिन आप लिखेंगे तो आपके माइंड में ज्यादा आएगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपके लिखने का और आपके समझने का। F5 में तो पूरा डिस्कस करना ही है, तो F5 में क्या करोगे अगर अभी आपने नहीं लिखा तो लिखो, अभी अभी लिखना है बेटे। कंट्रोलेबल ऊपर लिखो जी स्टेटमेंट शोइंग कंट्रोलेबल प्रॉफिट। आप लिख रहे हैं जी सेल्स, सेल्स में लिखना है तो ठीक, नहीं लिखना तो ठीक, आप टोटल सेल्स लिख दीजिए, इंटरनल एक्सटर्नल मिलाकर टोटल सेल्स। अच्छा, सेल्स में से कॉस्ट लेस करते हैं। अब कॉस्ट में ध्यान रखना है, वी वांट टू कैलकुलेट कंट्रोलेबल प्रॉफिट, सो वी विल ओनली डिडक्ट द कॉस्ट व्हिच इज कंट्रोलेबल बाय दैट डिवीजन और बाय दैट मैनेजर और बाय दैट ब्रांच। मतलब वही खर्चे लेस करने हैं जो उस ब्रांच ने किए या उस ब्रांच की वजह से हुए। मतलब हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस नहीं करेंगे बिकॉज दे आर अनकंट्रोलेबल। तो मैंने लिखा लेस कंट्रोलेबल डिविजनल फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट, लेस कंट्रोलेबल डिविजनल फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब उस डिवीजन के लिए हमने ऑफिस बनाया, रेंट पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हैं, इंप्लॉइज रखे, मैनेजर रखा, नेट के पैसे दिए। इट मीन्स जो भी खर्चा उस डिवीजन के लिए हुआ, वेदर दैट इज वेरिएबल कॉस्ट और वेदर दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट, अगर हम उसको लेस कर दें तो बेटे जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, आई विल से इट इज नेम्ड एज कंट्रोलेबल प्रॉफिट, कंट्रोलेबल डिविजनल प्रॉफिट। ऐसा भी हो सकता है कि और भी बड़े सारे खर्चे हो जो प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन एक्सपेंसेस ऊपर ले लिए। ऐसे भी देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस व्हिच आर which are due to that branch or due to that division, office and admin expenses और selling expenses, तो उसको लेस कर देंगे अगर आप ट्रेस कर सकते हैं तो। when I say trace it I mean controllable, तो less other traceable expenses, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। बैलेंसिंग फिगर जो आएगी उसको बोलेंगे बेटे ट्रेसेबल 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 कंट्रोलेबल प्रॉफिट्स। इजी है। एक बच्चा कहता है सर ये याद करना है, थप्पड़ मारूंगा खींच के, आप लिख रहे नहीं फिर कहते हो याद करना है। यार कैसी बातें कर रहे हो। सेल्स लिखा, कंट्रोलेबल वेरिएबल कॉस्ट लेस की, कंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट डिविजनल लेस की, कंट्रोलेबल प्रॉफिट निकाल लिया। इसके बाद अगर ट्रेसेबल कॉस्ट है, आपको दिख रही है कि हाँ उस ब्रांच के लिए किया, उस डिवीजन के लिए किया है, उसको लेस कर दीजिए। एंड बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रेसेबल डिविजनल प्रॉफिट्स। मैं भूपेश आनंद अपने हाथ ऊपर कर चुका हूं, मैंने कहा इट इज नेम्ड एज ट्रेसेबल डिविजनल प्रॉफिट्स। तो आइए जी, आइए मैं आज आपके सामने कुछ और आगे चलूं और टूल नंबर 3 की बातें करूंगा। एक्चुअली में देयर आर 2 टूल्स। पहला टूल था टू सेट द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट डिवीजन, दूसरा टूल था दैट टू कैलकुलेट कंट्रोलेबल प्रॉफिट। अब ये जो टूल 3 है और ये जो टूल 4 है, ये एक्चुअली में कंट्रोलेबल प्रॉफिट से रिलेट कर रहे हैं। तो टूल नंबर 3, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब बेटा ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैं ये निकाल रहा हूँ डिविजनल परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। वैसे हम नॉर्मल ROI भी निकालते हैं जो हमने प्रॉफिटेबिलिटी मेजर में चेक किया, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था, वो बात अलग है, हमने वहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मेंशन किया लेक्चर नंबर 3 में। बट द पॉइंट इज यहाँ पर हम उस डिवीजन के स्पेसिफिकली देख रहे हैं, इसका मतलब उस डिवीजन से प्रॉफिट कितना हुआ। अच्छा प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, टैक्स तो हम बाद में देते हैं ना, वी जस्ट वांट टू फाइंड आउट कि हाउ मच प्रॉफिट इज बीइंग अर्न्ड बाय दैट डिवीजन। इट मींस इट इज आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स। I repeat in golden words, I repeat my very beautiful words. When I say controllable profit, I mean that it is after depreciation and it is before tax. I again repeat, when I say controllable profit, no doubt it is sales,
internal or external minus controllable variable cost minus controllable fixed cost, that is controllable profit, minus traceable variable cost minus traceable fixed cost, that is traceable profit. But the point is all that this profit is after depreciation and before tax, because tax अभी हमने नहीं कंसिडर किया। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला वही है, बट हाँ क्योंकि आज हम डिवीजन के लिए कर रहे हैं तो मैंने प्रॉफिट की जगह लिख दिया कंट्रोलेबल प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट की जगह लिख दिया कंट्रोलेबल इन्वेस्टमेंट, और ड्यू टू दैट डिवीजन तो लिख लीजिए कंट्रोलेबल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 एंड दिस प्रॉफिट इज आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स। मैं रुक चुका हूं, मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप लिख लें, हम फिर धीरे धीरे आगे चलेंगे। टूल नंबर 3 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आइए जी, आइए सर, मैं इस समय आपके सामने इलस्ट्रेशन नंबर 2 करने जा रहा हूं। आइए सर, आइए एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 2 करेंगे, फिर हम टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि मैं सभी इलस्ट्रेशन सारी बातें आपको डिस्कस करूं कि आपको ज़्यादा लॉजिकली सारी बातें समझ आए। आइए सर, ये रही इलस्ट्रेशन नंबर 2। नो डाउट इसका आंसर दिया हुआ है, बट द एक्सप्लेनेशन विच आई विल बी गिविंग यू, मैं जिस तरह के आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा वो आपको बड़ा ही इट विल बी गिविंग यू वेरी सूदिंग कंफर्टेबल गेस्चर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग डाटा हैज बीन कलेक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सेंटर। व्हेन आई से इन्वेस्टमेंट सेंटर इट मींस इट इज अ डिवीजन। व्हेन आई से इट इज अ इन्वेस्टमेंट सेंटर आई मीन इट इज अ ब्रांच। When I say investment center, I mean it is a location. It means if I want to just judge the performance of that location or of that branch or of that department or of that division, you are required to calculate ROI for investment center A। ठीक है जी, आपको कंट्रोलेबल प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिए हैं बेटे। मैंने अभी अभी आपको एक स्टेटमेंट बना के दिखाई थी और उसमें बताया था कि हाउ वी कैन कैलकुलेट कंट्रोलेबल प्रॉफिट एंड हाउ वी कैन से दैट दिस मच इज अ कंट्रोलेबल एसेट्स। तो कंट्रोलेबल प्रॉफिट्स हैं $50,000, कंट्रोलेबल एसेट है $250,000। ये जो ROI है ना, ये वो वाला ROI नहीं है जो आप नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं। दिस इज अ डिफरेंट ROI, दिस इज फॉर डिवीजन। सो आई हैव रिटन 50,000 अपॉन 2 lakhs into 100, दैट कम्स टू 20%। इट मीन्स जब आप ये डिवीजन करते हैं तो इस डिवीजन की वजह से हमें 20% का प्रॉफिट होता है। नाउ दिस इज आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स। तो वी कैन जज कि लास्ट ईयर में कितना हुआ था, उसके बाद लास्ट ईयर में कितना हुआ था, एंड देन वी कैन सी द कॉम्पिटिटर्स एंड देन वी कैन फाइंड आउट द ट्रेंड कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन सी दैट वेदर दिस डिवीजन इज डूइंग गुड और नॉट। मैं आ गया जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नीचे आ गया टेस्ट योरसेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 3 में। एक एक बात पीपीपी कैप्लन की करा दूंगा, आप बस लॉजिकली मेरी बात को ध्यान से सुनते जाएं। मैंने कहा जी द फॉलोइंग डाटा इन रिलेशन टू ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ 4 डिविजन्स, 4 डिविजन्स है। अब हमें चेक करना है, जैसे घर में 4 बच्चे होते हैं, जैसे एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, वी वांट टू फाइंड आउट कि कौन से पहले 5 बच्चे हैं, हाउ दे आर परफॉर्मिंग, या 50 की परफॉर्मेंस चेक करनी है। ठीक है सर, तो डिवीजन ए है, उसका प्रॉफिट दिया हुआ है, उसका नेट एसेट्स दिया है, डिवीजन बी का, डिवीजन सी का। अब आप ये बताइए कि बिकॉज इट इज गिवन टू मी फॉर डिवीजन ए, तो मैं ये अज्यूम करूंगा दैट दिस प्रॉफिट इज कंट्रोलेबल प्रॉफिट एंड आई विल ऑल्सो अज्यूम दैट दिस नेट एसेट्स, मैंने इसे नेट एसेट्स, तो बेटे बैलेंस शीट बनानी आती है ना आपको, ये इक्विटी होती है, लायबिलिटी होती है, मैंने बताया हुआ है। नेट एसेट्स का मतलब क्या है, दिस माइनस दिस। आई थिंक आप लॉजिकली समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। तो नेट एसेट्स, और ऐसा समझ लीजिए दैट 250 अपॉन 300, 400 अपॉन 2500, 32 320 अपॉन दिस अपॉन दिस इंटू 100 कर दीजिए। उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर निकाल लीजिए। अब बेटे आप ये मुझे मेरे से एक्सपेक्ट मत करना कि मैं परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा। हाँ नो डाउट कैलकुलेटर मेरे पास है, आप मोबाइल के कैलकुलेटर से मत करना बेटे, अच्छी तरह से बात को समझने की कोशिश करो। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। आइए सर, मैं इस समय एक बार दोबारा से आपको लेके जा रहा हूं अपने हैंड रिटन स्लाइड्स की तरफ, और अभी तक जो हमने डिस्कस किया, और एक टूल कराना है जिसका नाम है टूल नंबर 4। फिर हम 3-4 क्वेश्चंस करेंगे और आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों मैं इस समय डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट कर रहा हूं, एंड आई हैव टोल्ड यू देयर आर 4 टूल्स। इट इज अ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट फॉर अ डिवीजन,
And for that we have four tools. One is the specific goals for that particular division, and the second tool is I calculate that controllable profit for that division, and the third tool is I will relate that controllable profit with the controllable investment for that division, and the fourth tool is I will calculate or I will relate. मैं relate करूँगा किसको? I will be calculating residual income, बची खुची इनकम. आइए जी रेजिडुअल इनकम की बातें करेंगे. I want to discuss about residual income. रेजिडुअल इनकम में आप लिख रहे हैं, आपने जो कंट्रोलेबल प्रॉफिट कैलकुलेट किया, फॉर एग्जांपल आप एसीसी कर रहे हैं, है ना, और एसीसी करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ रही है. यू हैव टू पे द एग्जामिनेशन फीस. बट मैं अब आपसे एक बात पूछूं, दैट इफ अगर आप जॉब करते तो एसीसीए नहीं करते तो आप कुछ पैसे अर्न कर लेते, वो अपॉर्चुनिटी आप लूज कर रहे हैं. इट मीन्स मैं अगर यही बात डिवीजन के लिए लगाऊं कि ठीक है, हमने कहा कि इस डिवीजन से हमें कंट्रोलेबल प्रॉफिट्स हो रहे हैं, हमने कहा ठीक है आरओआई भी हो रहा है, बट अगर वो जो मैंने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इन्वेस्ट की है फॉर दैट पर्टिकुलर डिवीजन, अगर वो इन्वेस्टमेंट में एफडी में, बैंक एफडी में, बैंक ऑफ अमेरिका में, बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स में, एचडीएफसी बैंक में एफडी ले लेता, वो पैसे मैं इस डिवीजन में इन्वेस्ट नहीं करता, गूगल इस डिवीजन में इन्वेस्ट नहीं करता, तो गूगल कुड हैव अर्न सम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट बैंक एफडी फॉर दैट. हो सकता होगा या नहीं होगा, आप ही बताइए. तो मैं अभी ये जो टूल कराने जा रहा हूं इसका नाम है बची खुची इनकम. बची खुची मतलब सबको देने के बाद. रेजिडुअल इनकम का मतलब है कि जो आपने कंट्रोलेबल प्रॉफिट कैलकुलेट किए, कैसे निकाले? सेल्स एक्सटर्नल इंटरनल लेस कंट्रोलेबल वेरिएबल कॉस्ट लेस कंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट, कंट्रोलेबल प्रॉफिट आ गए, लेस ट्रेसेबल वेरिएबल कॉस्ट लेस ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट, ट्रेसेबल प्रॉफिट आ गया. आपने जो भी कुछ कैलकुलेट किया दैट इज कंट्रोलेबल प्रॉफिट. बट वो तभी हुआ क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट की और आपने उसके लिए आरओआई कैलकुलेट किया. आरओआई पॉजिटिव आ रहा है, इट इज अ गुड साइन. बट द पॉइंट इज आई वांट टू फाइंड आउट कि अगर मैं ये इन्वेस्टमेंट जो मैंने यहां पे लगाई कहीं और लगाता तो वहां से कुछ अर्निंग होती. तो मैं ये चेक करना चाहता हूं कि इस डिवीजन की वजह से एक्स्ट्रा अर्निंग कितनी हुई, या इस डिवीजन की वजह से आखिरी में कितने पैसे मेरे पास बच गए. तो दैट tool is named as residual income. So my dear friends, when I say residual income, it means controllable profit minus. When I say residual income, it means controllable profit minus that opportunity interest which I could have earned if that amount I would have invested somewhere else. तो फॉर्मूला लिखेंगे, रेजिडुअल इनकम इज इक्वल टू कंट्रोलेबल प्रॉफिट जो आपने अभी भी निकाला आफ्टर डेप्रिसिएशन अब बिफोर टैक्स, जो मैंने स्टेटमेंट बना के दिखाई, माइनस नोशनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मींस माइनस अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इट मींस वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आप अर्न कर सकते थे कहीं और. अगर आप एसी से ना करते तो जॉब करते, कुछ और कोर्स करते, कहीं तो कुछ पैसे आते, तो आप इस समय उसको लेस करके चेक कर रहे हैं. और उसको समझाने के लिए मैं इलस्ट्रेशन 3 करूंगा, टेस्ट योरसेल्फ 4 करूंगा, इलस्ट्रेशन 4 करूंगा, टेस्ट योरसेल्फ 5 करूंगा, और आप सब मेरे साथ साथ ध्यान से देखेंगे. मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें रखने वाला हूं और आपको लॉजिकली समझ आएंगी. आइए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 3 की बातें हम करेंगे. मैं भूपेश आनंद इस समय कैप्लॉन में आ गया हूं और आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने कैप्लॉन नहीं निकाली है तो आप प्लीज अभी ये कैलकुलेट कर लें, अभी निकाल लें. मैं इलस्ट्रेशन 3 में हूं. बेटा फिर समझ कैसे आएगा अगर आप अभी नहीं करोगे तो? आपको क्या लगता है आराम से बैठेंगे कभी समय आएगा? बेटे वो कभी लाइफ में टाइम आने वाला नहीं है. नॉलेज लेवल से जल्दी से स्किल लेवल में आ जाओ. मैंने क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट कर दिया. एन इन्वेस्टमेंट सेंटर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब एक डिवीजन की बैलेंस शीट दी हुई है. शोज एसेट्स अंडर कंट्रोल. देखो जी, पहली बात ही उसने कह दी एसेट्स अंडर कंट्रोल अमाउंटिंग टू 3 lakhs. इट मींस कंट्रोलेबल एसेट्स आर $3 lakh. द प्रॉफिट ऑफ द सेंटर ऑफ इट स्टेटमेंट दिस इज कंट्रोलेबल प्रॉफिट इस इन्वेस्टमेंट सेंटर का है $50,000. द नोशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%. मतलब अगर ये पैसे हम कहीं और जमा करते तो वहां से एटलीस्ट बैंक एफडी तो 10% मिलता. तो आपको कैलकुलेट क्या करना है? रेजिडुअल इनकम. बड़ी सिंपल सी बात है जी.
कंट्रोलेबल प्रॉफिट कितने हैं मेरे दोस्त? कंट्रोलेबल प्रॉफिट है 50,000। रेजिडुअल इनकम में भी अभी आपने देखा कंट्रोलेबल प्रॉफिट माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो कंट्रोलेबल प्रॉफिट है 50,000 माइनस 30,000 कैसे आया बेटे? 3 लाख के कंट्रोलेबल एसेट्स हैं, 10% का ब्याज आपको मिलेगा, तो 30,000 तो वैसे भी कमा लेते। तो ACCA की वजह से ज्यादा कितने पैसे आए भाई? अगर आप ACCA नहीं करते तो ग्रेजुएट होते तो कुछ तो सैलरी मिलती, बट हाँ ACCA के बाद आप जॉब कर रहे हो तो बीकॉम से, ग्रेजुएशन से जो ज्यादा पैसे मिले due to ACCA, that is $20,000. It means due to this division we have earned a residual income of $20,000, or this division is contributing $20,000 in the total kitty. आई थिंक आप समझ चुके हैं। टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 4। एन इन्वेस्टमेंट सेंटर हैज नेट एसेट्स ऑफ 8 lakhs एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ दिस एंड द नोशनल कॉस्ट इज दिस। बेटे मेरे को शर्म आएगी करते हुए, फिर भी मैं कर दूंगा 1,60,000 माइनस 12%, 96 बेटे जो हो भी गया। अब आप चेक कर लीजिए 96,000 कैसे आया? दिस इज द नोशनल इंटरेस्ट कॉस्ट। कैसे आएगा? 12% इनटू द कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने किया और आगे चला। मैं भूपेश आनंद रुकने वाला नहीं हूं दोस्तों। आपके सामने इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आ गया। अच्छी है ये इलस्ट्रेशन, हमें करनी चाहिए, हम करेंगे तभी सीखेंगे। बेटे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आगे आइए पढ़ते हैं। अ डिवीजन हैज कंट्रोलेबल प्रॉफिट, कंट्रोलेबल एसेट एंड कॉस्ट। तो 3 बातें तो उसने पहले ही बता दी। एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हैज अराइजन दैट वुड इंक्रीज द कंट्रोलेबल प्रॉफिट ऑफ 10 million बाय 10 million। वो कहता है ये एक नई अपॉर्चुनिटी हमें दिखी, उस अपॉर्चुनिटी की वजह से हमारा कंट्रोलेबल प्रॉफिट इतने से बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर पहले 20 मिलियन हो रहा है तो अब 30 मिलियन हो जाएगा। 30, एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो झुक के बैठा हुआ था, मोबाइल देख रहा था, 30 कैसे आया भाई? 20 मिलियन कंट्रोलेबल प्रॉफिट तो पहले भी हो रहा था, 10 मिलियन अब और हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया जी? 30 मिलियन। एंड इंक्रीज द कॉन्ट्रीब्यूएबल एसेट्स बाय, इसका मतलब अगर आप 50 मिलियन के एसेट्स या 50 मिलियन की पूंजी या 50 मिलियन की कैपिटल एम्प्लॉय करोगे तो उसकी वजह से आपको 10 मिलियन और मिल जाएंगे। ठीक है सर। शुड द मैनेजर ऑफ द डिवीजन टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी? क्या आपके हिसाब से, बिकॉज यू आर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यू आर ACCA, यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आ गया जी, द इन्वेस्टमेंट। अब पॉइंट ये आ रहा है कि यहाँ पर मैं ये चेक कर रहा हूँ कि अगर वो अपॉर्चुनिटी में ग्रैब कर लेता हूँ तो उस अपॉर्चुनिटी से मुझे रेजिडुअल इनकम कितनी होगी, मतलब उस अपॉर्चुनिटी का कंट्रोलेबल प्रॉफिट कितना होगा, और उस न्यू अपॉर्चुनिटी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी। कंट्रोलेबल प्रॉफिट ऑफ दैट न्यू अपॉर्चुनिटी माइनस अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ दैट न्यू अपॉर्चुनिटी विल बी इक्वल टू रेजिडुअल इनकम ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। आई थिंक आप समझ रहे हैं। ठीक है सर। द इन्वेस्टमेंट सेंटर डज नॉट चेंज करंट ROI विद इन्वेस्टमेंट। आराम से, मैंने तो वैसे बता दिया आपको मैंने वैसे इसमें बड़ा अच्छा आई प्रिपेयर्ड अ वेरी ब्यूटीफुल स्लाइड फॉर दैट ऑल्सो। आइए हम उस स्लाइड को देख लें, एक बार स्लाइड को देखते हैं। मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए समझाने की बातें बताई हैं। देखो जी, मैंने लिखा एसेट्स अंडर कंट्रोल 3 lakhs, प्रॉफिट भी गिवन है, नोशनल कॉस्ट भी गिवन है, ये तो सारे डाटा गिवन है ना। तो इसके बाद आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। अगर रेजिडुअल इनकम होगी उस पर्टिकुलर ब्रांच के डिवीजन की तो आप एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है जी। मैं आ गया जी इलस्ट्रेशन नंबर 4 में। इलस्ट्रेशन नंबर 4, अच्छा इलस्ट्रेशन नंबर 4 में जो अभी हम कर रहे थे, है ना, ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 ही तो कर रहे हैं बेटे। ठीक है जी। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आ जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 4 ही मैं डिस्कस कर रहा था, जो अभी आपको बताना है। 20% तो आपको ROI है ही। ठीक है, जब हम पहले कर रहे हैं तो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस इज ROI, एग्जिस्टिंग ROI, तो 20% है। और अगर मैं 100 lakhs में लगाऊं तो 20 बिलियन का तो है ही आपके पास, तो 20 माइनस 10 दैट कम्स टू 10 million। दिस इज द रेजिडुअल इनकम। इफ डिसीजन ऑफ द न्यू इन्वेस्टमेंट इज एक्सेप्टेड, अगर हम नए डिसीजन को एक्सेप्ट करें तो हमारे को जो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट प्लस न्यू प्रॉफिट, दैट इज 20 million प्लस 10 million, दैट कम्स टू 30 million। 20 प्लस 10 दैट कम्स टू 30 million। और एग्जिस्टिंग न्यू रेजिडुअल इनकम कितनी होगी, 30 million माइनस
10% ऑफ 150, अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट जो आपको 150 ज़्यादा टोटल लगाने हैं, इसका मतलब 15 मिलियन। तो पहले कितनी हुई थी रेजिडुअल इनकम? तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, आई वांट टू ईदर आई कैन कैलकुलेट इंक्रीज इन रेजिडुअल इनकम और आई कैन ऑल्सो कैलकुलेट इंक्रीज इन टोटल रेजिडुअल इनकम, कुछ भी निकाल सकते हैं, इजी है, कर लेना आप। सोल्यूशन दिया हुआ है, मैंने लॉजिकली सारी बातें समझा दी हैं। आइए जी, टेस्ट यूर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम आ रहे हैं। टेस्ट यूर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 5। वैसे देखिए जी, इसमें से ये पूरा सॉल्व किया आपको मैंने, लॉजिकली तो बता ही दिया। अ डिवीजन हैज रेजिडुअल इनकम ऑफ $280,000, ठीक है सर, एंड अ कंट्रोलेबल प्रॉफिट ऑफ 7,40,000। अब आपको पता है कि ये रिलेशनशिप आपको समझ आ गई, रेजिडुअल इनकम इज इक्वल टू कंट्रोलेबल प्रॉफिट माइनस नोशनल कॉस्ट। इस पूरी इक्वेशन में से कुछ भी मिसिंग होगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेजिडुअल इनकम है $280,000 इज इक्वल टू कंट्रोलेबल प्रॉफिट है $7,40,000 माइनस नोशनल कॉस्ट है $74,000। ये बेटे ये व्हाट इज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नियरेस्ट, ठीक है। तो इसको हम आराम से निकाल सकते हैं होल परसेंटेज। तो मैंने इसके लिए बड़ी प्यारी सी एक स्लाइड प्रिपेयर की है। कंट्रोलेबल प्रॉफिट 7,40,000, नोशनल इंटरेस्ट 10%, आपको आरओआई निकालना है, आप निकाल सकते हैं आरओआई। आरओआई क्या होता है जी? कंट्रोलेबल प्रॉफिट अपॉन कंट्रोलेबल इन्वेस्टमेंट। अब आप ये बताइए, कंट्रोलेबल प्रॉफिट आपको बताइए 7,40,000 है और नोशनेबल इंटरेस्ट है 10%, तो आप टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं। रेजिडुअल इनकम है 2,80,000 रुपये की। तो मैंने लिख दिया जी 2,80,000 इज इक्वल टू 7,40,000 माइनस 10% ऑफ लेट इट बी एक्स, क्योंकि मुझे नहीं पता कैपिटल कितनी है, उसी को तो निकालना ही है, ठीक है जी। तो 2,80,000 इज इक्वल टू 7,40,000 माइनस 0.10 एक्स। आई थिंक एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आ गया जी 7,40,000। आप बैठो बेटा, आप कॉपी पेस्ट करो, मैं कैलकुलेटर से करके दूंगा, सब कुछ पेपर पे भी मैं ही करूंगा बेटा। 0.10 एक्स इज इक्वल टू 4,60,000, ये चेक कर लीजिए, ये आपके सामने। एक्स की वैल्यू निकालनी है, डिवाइडेड बाय 0.10, दैट कम्स टू 46 लाख। तो 46 मिलियन आपके सामने, या 4.6 मिलियन आपके सामने कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। और आई थिंक इसमें कैलकुलेट क्या करना था, आई थिंक यही निकालना था कि शुड यू हैव टू कैलकुलेट आरओआई, ठीक है जी। अब 4.6 आ गया, तो 4.6 और आपके पास है 7,40,000, ठीक है जी। तो 7,40,000 डिवाइडेड बाय 46 लाख, ये फिगर आ गई जी 0.16, दैट इज 16%। तो करेक्ट आंसर है 16, मतलब ABC ऑप्शन करेक्ट है जी 16% की। कुछ नहीं किया मैंने, जो लॉजिक्स बताए उन्हीं को यूज किया और आपके सामने सारे फिगर्स कैलकुलेट कर दी। कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल काम थोड़ी है दोस्त। ये वैसे मैंने आई हैव कैलकुलेटेड इट सेपरेटली ऑल्सो, ये चेक करिए, ये मैंने सब कुछ सेपरेटली भी निकाला है। तो लास्ट पॉइंट में हम आ रहे हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, वी हैव कंक्लूडेड विद द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। 4 इंडिकेटर्स मैंने लास्ट लेक्चर में बताए थे। डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट का इंडिकेटर आज बताया है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स खत्म हो गए। लेकिन आपको क्या लगता है, एक बच्चे के खाली मार्क्स देखने से आप उसके बारे में सब कुछ जांच सकते हो? वेदर यू कैन इवेल्युएट, वेदर यू कैन डू द एनालिसिस ऑफ दैट स्टूडेंट ओनली विद द हेल्प ऑफ जस्ट मार्क्स? मतलब आप किसी के खाली ड्रेस से, किसी के चेहरे से आप इंप्रेस हो सकते हो? बेटे घाटे का सौदा। आप डायरेक्टली किसी की ड्रेस अच्छी पहनी है, किसी ने परफ्यूम अच्छा लगाया है, किसी के पास मोबाइल अच्छा है, कोई दिखने में अच्छा है, तो क्या वो अच्छा ही होगा अंदर से? नहीं, जरूरी नहीं है। तो देयर आर सम प्रॉब्लम्स। क्या पता है कंपनी की सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा हो, लेकिन दिस कंपनी कैन हैव इंटरनल प्रॉब्लम्स जो अभी नहीं,
आने वाले टाइम पे दिखेंगी। तो वी हैव टू सी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन इन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो अभी तक हमने डिस्कस किए। तो लेट्स हैव अ लुक, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। आपने करना है, मैंने तो नहीं बताना, लेकिन हाँ लॉजिकली आपको समझाया व्हाट आर द एडवांटेजेस और व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, ये आपने देखना है बेटे। ये अब आप मेरे से एक्सपेक्ट मत करना कि मैं ये बताऊं, मैंने डिटेल में आपको हर चीज़ की परफॉर्मेंस का पूरा बता दिया है ना। तो आपका माइंड चलना स्टार्ट हो गया कि ये कंसेप्ट है, ये लॉजिक है, इसका रिलेशनशिप ऐसे है, ऐसे 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 हमें इस तरह से करना है, और इसके बाद हम रिलेट कर पाएंगे। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बेटे ये बीबीबी से या कैपलॉन से कहीं से भी पढ़े, प्रॉब्लम्स व्हाइल यूजिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। बिकॉज सब कुछ फिजिकल बॉडी या सब कुछ चेहरा या सब कुछ आपकी बैलेंस शीट या सब कुछ प्रॉफिट एंड लॉस या सारा कुछ कंट्रोलेबल प्रॉफिट नहीं होता। कुछ अंदर की बातें भी होती हैं जो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। उसी से लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट होगा, दैट इज नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस टूल्स। एक एंटिटी की प्रोडक्टिविटी भी देखेंगे ना। बिगिनिंग में एक कंपनी प्रॉफिट नहीं अर्न कर रही बिकॉज स्टार्टअप है, बट वी विल फाइंड आउट द प्रोडक्टिविटी, वी विल फाइंड आउट द क्वालिटी, वी विल फाइंड आउट कि वो कितना सेटिस्फाई कर रही है कस्टमर्स को। उन सभी बातों को ध्यान में रख के ही वी कैन जज होलसम, है ना, होलिस्टिक अप्रोच। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में मिलते हैं बेटे। ये प्रॉब्लम थोड़ी सी पढ़नी है आपने, प्रॉब्लम्स यूजिंग फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। आई थिंक आप समझ आ चुकी है आपको। बी हैप्पी, बी जॉली, बी